अरोड़ा। सो लर्नर्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं +1 की बिजनेस स्टडी के यूनिट 8 के टॉपिक के बारे में। दैट नेम इज स्टार्टअप इंडिया स्कीम। सो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अबाउट द स्टार्टअप इंडिया स्कीम इंट्रोडक्शन, कि कब ये हमारी इंट्रोड्यूस की गई स्टार्टअप इंडिया स्कीम, इसकी फीचर्स क्या है, अबाउट द कंडीशंस टू कंसीडर ए बिजनेस यूनिट एज स्टार्टअप, की किस किस बिजनेस यूनिट को हम स्टार्टअप बिजनेस यूनिट कंसीडर कर सकते हैं, उसके लिए बेसिकली कंडीशन कौन कौन सी हैं, एंड अबाउट द फीचर्स ऑफ स्टार्टअप एंड प्रोसेस टू गेट रजिस्ट्रेशन अंडर स्टार्टअप, की अगर एक बिजनेस यूनिट स्टार्टअप में रजिस्टर्ड होना चाहती है तो उसके लिए क्या क्या प्रोसीजर रहेगी, कौन कौन से स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे कंपनी को और टू अ पर्टिकुलर यूनिट टू गेट रजिस्ट्रेशन अंडर स्टार्टअप। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, पहली बार मेरी वीडियो को देख रहे हैं, देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। सो दैट वीडियो इज अबाउट द टॉपिक दैट नेम इज स्टार्टअप इंडिया स्कीम। सो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अबाउट द स्टार्टअप इंडिया स्कीम के बारे में। अगर हम स्टार्टअप इंडिया स्कीम की बात करें, सो इट वॉज लॉन्च बाय द प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन द ओकेजन ऑफ इंडिपेंडेंस डे। स्टार्टअप इंडिया स्कीम वॉज मेड इन 15 अगस्त 2015। 2015 में 2015 में लॉन्च की थी ऑन द ओकेजन ऑफ इंडिपेंडेंस डे पे बाय द प्राइम मिनिस्टर। और किसने लॉन्च की थी? बाय द श्री नरेंद्र मोदी, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है मिस्टर नरेंद्र मोदी, उन्होंने लॉन्च की थी इंडिपेंडेंस डे पे 15 अगस्त 2015 को। द मेन ऑब्जेक्टिव, अगर ऑब्जेक्टिव की बात करें, इस स्कीम का मेन पर्पस क्या था, मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? सो द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस स्कीम इज टू इंस्पायर द स्किल यूथ टू सेटअप देयर ओन इंटरप्राइज, कि अपना खुद का बिजनेस सेटअप करें, उनको इसके अंदर इस स्कीम में मोटिवेट किया जाता है। कुछ फाइनेंशियल असिस्टेंस गवर्नमेंट देती है, फाइनेंशियल प्लस नॉन फाइनेंशियल मीन्स अदर बेनिफिट गवर्नमेंट देती है और उनको मोटिवेट करती है ताकि यूथ मोटिवेट हो, इंस्पायर हो और अपना खुद का स्मॉल बिजनेस सेटअप करे। तो बेसिकली यहाँ पे भी हम स्मॉल बिजनेस के बारे में ही डिस्कस करने वाले हैं अबाउट दिस इन द स्टार्टअप इंडिया स्कीम। अंडर दिस स्कीम सर्वल फाइनेंशियल, कुछ फाइनेंशियल एंड अदर बेनिफिट आर प्रोवाइडेड टू दी एंटरप्रेन्योर्स। कुछ एंटरप्रेन्योर दिए जाते हैं, फाइनेंशियल प्लस नॉन फाइनेंशियल बेनिफिट दिए जाते हैं। द बेनिफिट ऑफ दिस स्कीम इज अवेलेबल ओनली टू अ स्पेशल क्लास ऑफ बिजनेस, लेकिन सभी को इस जो स्कीम का बेनिफिट नहीं मिल पाता। इस स्कीम का बेनिफिट कुछ स्पेशल क्लास ऑफ बिजनेस को ही अवेलेबल है, जिसके लिए कुछ कंडीशन है। अगर बिजनेस यूनिट उस कंडीशन को फुलफिल करेंगी तो स्टार्टअप इंडिया स्कीम में एलिजिबल होंगी। अगर हम स्टार्टअप दोबारा से एक रिव्यू देखें तो स्टार्टअप इंडिया स्कीम हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2015 को लॉन्च की थी। अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? इंस्पायर को मोटिवेट करना खुद का बिजनेस सेटअप करने के लिए, जिसमें कुछ फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल बेनिफिट दिए जाते हैं ताकि वो मोटिवेट हो। बट सभी को इस स्कीम का बेनिफिट नहीं होता, कुछ इसके लिए कंडीशन है, जो उस कंडीशन को फुलफिल करेंगे सिर्फ उन्हीं को इस स्कीम का मेन बेनिफिट मिलता है। सो कंडीशन टू कंसीडर ए बिजनेस यूनिट एज स्टार्टअप। अगर कंडीशन की बात करें, कौन कौन सी ऐसी बेसिकली कंडीशन है जिसको हम स्टार्टअप इंडिया स्कीम में फुलफिल करनी पड़ती है ताकि हमारा बिजनेस यूनिट स्टार्टअप इंडिया स्कीम में एलिजिबल हो और हमको भी वो फाइनेंशियल बेनिफिट मिले। तो इसके लिए कुछ 5 कंडीशन होती हैं बेसिकली। अगर फर्स्ट कंडीशन की बात करें, द रजिस्ट्रेशन ऑफ द बिजनेस यूनिट शुड बी इन द फॉलोइंग टर्म। कुछ हमारे रजिस्ट्रेशन की बात करें तो बिजनेस के अंदर हमारी बिजनेस या तो पार्टनरशिप के अंदर हो, हमारी बिजनेस यूनिट जिस बिजनेस का रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं हमारी स्टार्टअप इंडिया स्कीम में, वो या तो हमारी पार्टनरशिप हो या LLP लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप हो या फिर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो या फिर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो। अगर पार्टनरशिप, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप और प्राइवेट कंपनी के अलावा कोई अदर बिजनेस यूनिट है एंड ही वांट टू गेट रजिस्टर्ड अंडर द स्टार्टअप इंडिया स्कीम, तो उसके लिए वो रजिस्टर्ड नहीं हो सकती। बेसिकली हम यहाँ पे बात ही स्मॉल बिजनेस की कर रहे हैं। अगर यहाँ पे प्राइवेट लिमिटेड, पब्लिक लिमिटेड कंपनी हो जाता तो वैसे भी वो स्मॉल बिजनेस का पार्ट नहीं रहेगी। तो इन तीनों के अंदर जो हमारा बिजनेस यूनिट है वो रजिस्टर्ड होना चाहिए। इसके अलावा किसी अदर टाइप का फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है तो हमारी स्टार्टअप इंडिया स्कीम में वो एलिजिबल ही नहीं रहेगा। तो फर्स्ट इसके लिए कंडीशन रहेगी कि बिजनेस हो या तो वो पार्टनरशिप हो
हो या लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, जिस बिजनेस यूनिट को हम स्टार्टअप इंडिया स्कीम के अंदर रजिस्टर्ड कराना चाहते हैं। सेकेंड कंडीशन है मोर देन 7 years एंड मोर देन 10 year नोट हैव बीन पास, 7 साल से ज्यादा टाइम जनरल यूनिट के केस में और 10 साल से ज्यादा टाइम टेक्नोलॉजिकल यूनिट के केस में नोट हैव बीन पास नहीं होने चाहिए आफ्टर द रजिस्ट्रेशन और द इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंसर्न यूनिट इन इंडिया। जैसे हमें पता है ये स्कीम हमारी 2015 में लॉन्च की गई। अब इसने कहा 7 साल से ज्यादा नहीं होने चाहिए एक बिजनेस यूनिट को बने जनरल यूनिट के केस में। सपोज एक बिजनेस यूनिट हमारी 2006 में बनी थी और वो अब 2016 के अंदर अपनी बिजनेस यूनिट को स्टार्टअप इंडिया स्कीम में रजिस्टर्ड कराना चाहती है। तो इस बिजनेस यूनिट को बने 10 से ज्यादा साल हो गए और हो सकता है ये बिजनेस यूनिट, सपोज ये जनरल यूनिट है हमारी, तो ये अपने आप को स्टार्टअप में रजिस्टर्ड कराने के लिए एलिजिबल ही नहीं है। सो नॉट मोर देन 7 year एंड नॉट मोर देन 10 year इन केस ऑफ ए बायोटेक्नोलॉजिकल यूनिट शुड नॉट हैव बीन पास, नहीं होने चाहिए आफ्टर द रजिस्ट्रेशन और इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंसर्न यूनिट। ये रही हमारी सेकेंड कंडीशन। थर्ड कंडीशन की बात करें तो इन एनी फाइनेंशियल ईयर टर्नओवर शुड नॉट एक्सीड 100 करोड़ रुपए। 100 करोड़ से ज्यादा कंपनी का टर्नओवर नहीं होना चाहिए। अगर देखो एक कंपनी का टर्नओवर 100 करोड़ से ज्यादा है तो ऑब्वियसली वो प्राइवेट लिमिटेड नहीं रहेगी, वैसे भी वो पब्लिक लिमिटेड कंपनी बन जाएगी और पब्लिक यूनिट हमने फर्स्ट कंडीशन में रेट किया कि वो वैसे भी स्टार्टअप इंडिया स्कीम में एलिजिबल नहीं है। तो कंपनी का जो टर्नओवर है 100 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ये स्कीम कंपनी ने लॉन्च की 19 फरवरी 2019 को नोटिफिकेशन में आया, जिसमें कंपनी ने कंडीशन लगाई कि 100 करोड़ से ज्यादा कंपनी का एनुअल टर्नओवर नहीं होना चाहिए। फोर्थ कंडीशन इज पर्पस ऑफ एस्टेब्लिशमेंट ऑफ बिजनेस इज इनोवेशन। हमने हर जगह ये बात की, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट वाली वीडियो में भी डिस्कस किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है देन यू कैन चेक आउट आवर डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड वॉच आवर वीडियो पार्ट नंबर 3 ऑफ द सेम यूनिट। वहां पे हमने ऑलरेडी डिस्कस किया कि हमारा जो एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट है, हमारे एंटरप्रेन्योरशिप, हमारे बिजनेस का मेन पर्पस ही इनोवेशन होना चाहिए, टू क्रिएट समथिंग न्यू प्रोडक्ट, कुछ नया प्रोडक्ट बनाना और जो हमारा एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है, पहले से बनाया प्रोडक्ट है, उसमें या फिर कुछ इनोवेशन करना, कुछ मॉडिफाई प्रोडक्ट हमारी मार्केट में लेके आना, तभी हम उस बिजनेस यूनिट को स्टार्टअप इंडिया स्कीम में एलिजिबल मानेंगे। तो हमारे बिजनेस का पर्पस इनोवेशन करना होना चाहिए, कुछ नया, कुछ क्रिएटिव करना। नेक्स्ट फिफ्थ कंडीशन इज बिजनेस यूनिट शुड नॉट बी द रिजल्ट ऑफ स्प्लिटिंग और रिकंस्ट्रक्शन ऑफ सम करंट बिजनेस यूनिट। हमारी बिजनेस यूनिट स्प्लिट और रिकंस्ट्रक्ट करके नहीं बनी होनी चाहिए। स्प्लिटिंग का हो सकता है पहले से एक बिजनेस था, ए बिजनेस यूनिट, अब वो बिजनेस क्या करता है, वो किसी चीज का बिजनेस चला रहा था, अब उसके अंदर से वो क्या कहता है कि अब ये, या फिर सपोज ए और बी पार्टनर थे, अब वो स्प्लिट होना चाहते हैं, अब अलग अलग होना चाहते हैं और अलग अलग बिजनेस के अंदर अपना रजिस्टर्ड कराना चाहते हैं। ए तो कहता है कि मैं सेम बिजनेस को कैरी आउट करूंगा जो ए और बी मिलकर चला रहे थे, हो सकता है वो क्लोथिंग का बिजनेस कर रहे हो तो ये क्लोथिंग का, लेकिन बी कहता है मैं कुछ नए टाइप का बिजनेस करना चाहता हूं और अपने बिजनेस को स्टार्टअप इंडिया स्कीम में एलिजिबल कराना चाहता हूं। तो इस तरह का बिजनेस हमारे स्टार्टअप इंडिया स्कीम में एलिजिबल नहीं होगा। एंड रिकंस्ट्रक्शन के लिए भी हमारा बिजनेस इसके अंदर एलिजिबल नहीं होगा अगर हमारी बिजनेस यूनिट रिकंस्ट्रक्ट होके बनी हो। तो कुछ 5 कंडीशन है। सबसे पहली कंडीशन, बिजनेस यूनिट या तो पार्टनरशिप होनी चाहिए, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, या फिर हमारी क्या होनी चाहिए, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होनी चाहिए जिसको हम रजिस्टर्ड करा रहे हैं। इसके अलावा सेकंड कंडीशन, बिजनेस यूनिट को रजिस्टर्ड हुए 7 साल से ज्यादा और 10 साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए बायोटेक्नोलॉजिकल के यूनिट के केस में, और 7 साल से ज्यादा जनरल यूनिट के केस में नहीं होने चाहिए अगर कंपनी रजिस्टर्ड कराने जा रही है। थर्ड कंडीशन, कंपनी की टर्नओवर 100 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए। फोर्थ कंडीशन, कंपनी का पर्पस इनोवेशन होना चाहिए, कुछ नया क्रिएटिव करना होना चाहिए। फिफ्थ कंडीशन, कंपनी के अंदर जो कंपनी नई बन रही है, जो स्टार्टअप इंडिया स्कीम में एलिजिबल होना चाहती है, इट शुड नॉट बी द रिजल्ट ऑफ स्प्लिटिंग और रिकंस्ट्रक्शन, स्प्लिट या रिकंस्ट्रक्ट होके नहीं बनी होनी चाहिए। तो ये 5 कंडीशन हमारी जो बिजनेस यूनिट फुलफिल कर रहती है वो अपनी स्टार्टअप इंडिया स्कीम के लिए एलिजिबल बन जाती है। नेक्स्ट आर दी फीचर्स ऑफ स्टार्टअप। अगर हम फीचर्स की बात करें, इसके कुछ फीचर्स हैं, कुछ कैरेक्टरिटीज हैं। तो सबसे फर्स्ट फीचर रहेगी दैट इज इनोवेटिव डेवलपमेंट। हमने ऑलरेडी डिस्कस किया कि हमारे बिजनेस का मेन पर्पस क्या होना चाहिए, इनोवेशन, इनोवेटिव, कुछ नया क्रिएटिव करना होना चाहिए। सो एम ऑफ बिजनेस शुड बी क्रिएटिव
और इनोवेटिव, अगर बिजनेस का पर्पस ही इनोवेट करना नहीं है तो बिजनेस स्टार्टअप इंडिया स्कीम में एलिजिबल नहीं कहलाएगी. So any business unit which is established for purpose of innovation is eligible under startup, and those business whose main objective is not to do innovation, then it is not eligible under startup scheme. Second one is the nurturing entrepreneurship. Nurturing means encouraging entrepreneurship or provide opportunities to entrepreneurship कि हमारी स्टार्टअप स्कीम एंटरप्रेन्योरशिप को इनकरेज करने वाली होनी चाहिए. ऑब्वियसली इसके अंदर स्टार्टअप इंडिया स्कीम के अंदर कुछ फाइनेंशियल प्लस नॉन फाइनेंशियल बेनिफिट हम देते हैं. फाइनेंशियल प्लस नॉन फाइनेंशियल बेनिफिट हम देते हैं बिजनेस यूनिट को, विच मोटिवेट अ पर्सन टू बिकम एन एंटरप्रेन्योर. जो पर्सन को ऑब्वियसली मोटिवेट करते हैं, इंकरेज करते हैं, अपॉर्चुनिटीज देते हैं एंटरप्रेन्योर बनने के लिए. सो सेकेंड फीचर इज नर्चरिंग एंटरप्रेन्योरशिप. स्टार्टअप्स की मोटिवेट द एंटरप्रेन्योर को मोटिवेट करना चाहिए, इंस्पायर करें, बिकॉज एंटरप्रेन्योरशिप इज अ रिस्की एरिया और कोई भी स्टार्टअप इंडिया स्कीम में नहीं जाना चाहता और कोई भी अपना खुद का बिजनेस एस्टेब्लिश नहीं करना चाहता क्योंकि ज्यादा रिस्क है. लेकिन जैसे ही इसके अंदर उन्हें फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल बेनिफिट देंगे, देन ऑब्वियसली इट मोटिवेट ए पर्सन टू बिकम एन एंटरप्रेन्योर, क्योंकि कहीं ना कहीं अपना रिस्क उन्हें कम दिखेगा. थर्ड फीचर इज रिलेटेड विद लिमिटेड एरिया. ऑब्वियसली इसके अंदर कुछ लिमिटेशन फॉलो करनी पड़ती है, कुछ कंडीशन फॉलो करनी पड़ती है, तभी बिजनेस स्कीम हमारी स्टार्टअप स्कीम में एलिजिबल हो सकती है. फर्स्ट हमने जैसे कि रीड किया, कंपनी की एनुअल टर्नओवर 100 करोड़ से ज्यादा नहीं होनी चाहिए. कंपनी पार्टनरशिप, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप होनी चाहिए. कंपनी को रजिस्टर्ड हुए 7 साल से इन केस ऑफ ए जनरल यूनिट और 10 साल से ज्यादा इन केस ऑफ ए बायोटेक्नोलॉजिकल यूनिट में नहीं होनी चाहिए. फोर्थ वन इज द मिनिमम लीगल कॉम्प्लेक्सिटी. इसके अंदर कम से कम कॉम्प्लेक्सिटी, कम से कम फॉर्मेलिटी, कम से कम कॉम्प्लेक्सिटी लगाई जानी चाहिए, ताकि कम से कम इंटरफेरेंस होना चाहिए, ताकि हमारे बिजनेस यूनिट एंटरप्रेन्योर मोटिवेट हो खुद का बिजनेस लगाने के लिए. नेक्स्ट फिफ्थ फीचर इज द डिक्लेरेशन ऑफ फाइनेंशियल बेनिफिट. कुछ फाइनेंशियल रिबेट दे दे, फाइनेंशियल बेनिफिट दे दें, तो ऑब्वियसली इट मोटिवेट एन एंटरप्रेन्योर टू बिकम एन एंटरप्रेन्योर. जैसे कि अगर एक बिजनेस यूनिट हमारी स्टार्टअप में रजिस्टर्ड हो जाती है तो उसको 80% रिबेट दी जाती है. 80% रिबेट ऑन पेटेंट एक्सपेंडिचर, on patent expenditure. सपोज एक बिजनेस जब एस्टेब्लिश हुआ तो उसने अपने पेटेंट राइट लेने के लिए जितना भी अमाउंट स्पेंड किया, सपोज कितना भी अमाउंट स्पेंड किया, उसका 80% होगा ना. अगर वो स्टार्टअप इंडिया स्कीम में एलिजिबल हो जाती है, बिजनेस यूनिट रजिस्टर्ड हो जाती है, तो 80% एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट पे करेगी. तो डिक्लेरेशन ऑफ फाइनेंशियल बेनिफिट टाइम टू टाइम स्टार्टअप इंडिया स्कीम में कुछ फाइनेंशियल बेनिफिट डिक्लेयर करने चाहिए. हो सकता है सिमिलरली इस तरह से जो भी बिजनेस यूनिट इनकम हमारी स्टार्टअप इंडिया स्कीम में एलिजिबल हो जाती है, उनको इनकम टैक्स में रिबेट दी जाती है, रिबेट ऑन इनकम टैक्स. तो ऑब्वियसली इसको ये भी एक फैक्टर है जो एंटरप्रेन्योर को मोटिवेट करता है कि अगर स्टार्टअप इंडिया स्कीम में एलिजिबल, अगर खुद का बिजनेस लगाएंगे तो उन्हें इनकम टैक्स ज़्यादा देना पड़ेगा अगर वो स्टार्टअप इंडिया स्कीम में एलिजिबल नहीं है. वहीं अगर बिजनेस यूनिट स्टार्टअप इंडिया स्कीम में एलिजिबल है तो उनको इनकम टैक्स क्या देना पड़ेगा, कम देना पड़ेगा. तो ऑब्वियसली ये भी पर्सन को मोटिवेट करेगा एंटरप्रेन्योर बनने के लिए, खुद का बिजनेस सेटअप करने के लिए और स्टार्टअप इंडिया स्कीम में जाने के लिए, रजिस्टर्ड होने के लिए. नेक्स्ट वन इज द इजी रजिस्ट्रेशन. स्टार्टअप इंडिया स्कीम में रजिस्ट्रेशन कराने के लिए कोई टफ सी प्रोसीजर नहीं है. इसका प्रोसीजर कैसे किया जाता है, ऑनलाइन ही किया जाता है, ऑनलाइन किया जाता है. और इसके लिए गवर्नमेंट ने एक ऐप भी लॉन्च किया है. Government have also launched the app for the registration under the startup. So it registration can be possible only in one day through online sites. Next one is the startup support hub. Government ने बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं जहाँ पे कुछ हब भी सेटअप किए हैं, कुछ इंस्टीट्यूट लगाए हैं सेटअप स्टार्टअप इंडिया स्कीम को मोटिवेट करने के लिए, एंटरप्रेन्योर को मोटिवेट करने के लिए, खुद का बिजनेस एस्टेब्लिश करने के लिए. अब ये कुछ हब हैं जो हमारे कुछ इंस्टीट्यूट में लगाए गए हैं, लाइक IIT, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, निपर,
नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन रिसर्च। तो कुछ हमारे इंस्टीट्यूट्स हब भी सेटअप किए हैं गवर्नमेंट ने स्टार्टअप इंडिया स्कीम को मोटिवेट करने के लिए। नेक्स्ट वन इज द गवर्नमेंट फंडिंग। गवर्नमेंट भी फंड करती है, टाइम टू टाइम कुछ प्रोविजन बनाती है। जैसे अगर हम बात करें तो 15 अगस्त 2015 जब ये स्कीम लॉन्च की गई तो गवर्नमेंट ने 10,000 करोड़ हमारे फिक्स किए कि इतने हमारे 4 साल में एम रखा कि 2500 करोड़ 2500 करोड़ हर साल क्या देगी स्टार्टअप इंडिया स्कीम में एंटरप्रेन्योर को फाइनेंस असिस्टेंट देगी उन्हें मोटिवेट करने के लिए। तो गवर्नमेंट भी अपनी तरफ से इसके अंदर फंडिंग करती है। तो हमने यहाँ पे इसकी फीचर की बिजनेस का पर्पस इनोवेशन होना चाहिए, एंटरप्रेन्योरशिप को मोटिवेट करना होना चाहिए, रिलेटेड विद लिमिटेड एरिया, कुछ रिस्ट्रिक्शन भी होने चाहिए बट मिनिमम लीगल कॉम्प्लेक्सिटी होनी चाहिए। फाइनेंशियल बेनिफिट भी देती है गवर्नमेंट, इजी रजिस्ट्रेशन है, कुछ सेटअप हब भी सेटअप किए हैं गवर्नमेंट ने स्टार्टअप इंडिया एंटरप्रेन्योर को मोटिवेट करने के लिए। गवर्नमेंट फंडिंग की जाती है, गवर्नमेंट ने 10,000 करोड़ इसके लिए फिक्स किए थे जब ये स्कीम स्टार्टिंग में लॉन्च की थी। अगर प्रोसेस की बात करें, प्रोसेस टू गेट रजिस्ट्रेशन अंडर स्टार्टअप, कि इसके लिए प्रोसेस क्या है, किस तरह की प्रोसेस फॉलो करनी पड़ती है अगर एक बिजनेस यूनिट स्टार्टअप के अंदर एलिजिबल होना चाहती है, उसका बेनिफिट लेना चाहती है। तो फर्स्ट पॉइंट इज दैट इज द इनकॉर्पोरेशन ऑफ बिजनेस। सबसे पहले कंपनी को इनकॉर्पोरेशन करवाना पड़ेगा, या तो कंपनी क्या हो, पार्टनरशिप हो, पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कंपनी का, या तो पार्टनरशिप में कंपनी रजिस्टर्ड हो और एलएलपी और अदरवाइज दी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। अगर कंपनी का फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इनके अलावा किसी अदर टाइप का है तो कंपनी इनकॉर्पोरेट नहीं हो सकती। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दैट इज द इनकॉर्पोरेशन ऑफ बिजनेस। द बिजनेस यूनिट शुड बी इनकॉर्पोरेटेड एज ए पार्टनरशिप, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप और एज ए प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। अब कंपनी इनकॉर्पोरेट होगी तो कंपनी क्या कहेगी, कंपनी स्टार्टअप इंडिया की वेबसाइट पे जाएगी इन सेकंड स्टेप में। तो सेकंड स्टेप नंबर फर्स्ट इज दैट इज इनकॉर्पोरेशन ऑफ बिजनेस। स्टेप नंबर सेकंड दैट इज द गो टू स्टार्टअप इंडिया वेबसाइट। कंपनी स्टार्टअप इंडिया की वेबसाइट पे जाएगी, वहां पे उसका पोर्टल ओपन करेगी और जितनी भी डिटेल है वहां पे नेम, एड्रेस, नेशनलिटी, ऑल द इन्फॉर्मेशन इज टू फिल इन द एप्लीकेशन फॉर्म, सभी इन्फॉर्मेशन को फिलअप कर देगी। उसके बाद सभी इन्फॉर्मेशन फिलअप करने के बाद उनकी एक्चुअली वैलिडिटी के लिए कंपनी वहां पे सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेगी। अब कोई किस किस तरह के कंपनी डॉक्यूमेंट अपलोड करेगी, सबसे पहले नेचर्स ऑफ द बिजनेस यूनिट। नेचर ऑफ बिजनेस, कंपनी का बिजनेस किस तरह का, सपोज कंपनी हैंडीक्राफ्ट या आपके प्रोडक्ट बना रही है तो उस जितनी भी डिटेल है कंपनी वो सारी इंफॉर्मेशन को अपलोड करेगी। इसके अलावा सर्टिफिकेट ऑफ द इनकॉर्पोरेशन, कंपनी सर्टिफिकेट अपलोड करेगी कि कंपनी का एक्चुअल में रजिस्टर्ड हो चुका है और कंपनी तीनों में से किसी तरह का एक फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है। इसके अलावा कंपनी अपलोड करेगी लेटर्स ऑफ रिकमेंडेशन, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन जिसमें मेंशन होगा कि कंपनी का बिजनेस एक्चुअली में ही इनोवेटिव है। तो ये 3 डॉक्यूमेंट अपलोड किए जाएंगे, अबाउट द नेचर ऑफ बिजनेस, अबाउट द सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, थर्ड वन इज द लेटर ऑफ रिकमेंडेशन जिसमें कंपनी के इनोवेटिव नेचर्स के बारे में मेंशन होगा। एंड द फोर्थ वन इज द फोर्थ स्टेप इज दैट इज अ लेटर ऑफ अवेलिंग टैक्स बेनिफिट। अगर कंपनी टैक्स का बेनिफिट लेना चाहती है तो कंपनी को इंटर मिनिस्टीरियल बोर्ड से एक सर्टिफिकेट ऑब्टेन करना पड़ेगा। इंटर मिनिस्टीरियल बोर्ड से MIRIMB से सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा तो कंपनी को इनकम टैक्स में भी रिबेट मिलेगी। ये भी कंपनी को ही स्टार्टअप इंडिया की वेबसाइट पे ही अपलोड करना पड़ेगा सभी डॉक्यूमेंट के साथ। नेक्स्ट वन इज द सेल्फ सर्टिफाइड कंडीशन। यहाँ पे सभी कंडीशन को सेल्फ सर्टिफाई किया जाएगा, कंपनी खुद भी वेरीफाई करेगी कि ये सभी कंडीशन सही है और नहीं है। तो यहाँ पे कंपनी सेटअप करेगी कि एक्चुअली में उसकी टर्नओवर ज्यादा तो नहीं है, कंपनी को बने हुए जो कंपनी का टाइम पीरियड है ज्यादा तो नहीं हो गया, कंपनी का नेचर ठीक है, कंपनी का बिजनेस एक्चुअली में इनोवेटिव है या नहीं है। जब सभी कंडीशन वेरीफाई हो जाएंगी इन द लास्ट स्टेप क्या कर देगी गवर्नमेंट, हमारी गेटिंग रिकॉग्नाइजेशन नंबर गवर्नमेंट इशू कर देगी, हमारा रजिस्ट्रेशन नंबर, रिकॉग्नाइजेशन नंबर टू द बिजनेस यूनिट हु वांट टू एलिजिबल अंडर द स्टार्टअप स्कीम। यहाँ पे एक्चुअली में हमारा रिकॉग्नाइजेशन नंबर, स्टार्टअप रिकॉग्नाइजेशन नंबर इशू कर दिया जाता है बिजनेस यूनिट को। अगर लेकिन ये सारी इंफॉर्मेशन फेक निकलती हैं, अब गलत निकलती हैं, तब क्या होता है, तो इस सिचुएशंस में पनिशमेंट का भी अरेंजमेंट है और
प्रोविजन का भी अरेंजमेंट है। तो सबसे पहले कंपनी इनकॉर्पोरेट होना चाहती है, इनकॉर्पोरेट होगी इन तीनों में से किसी बिजनेस के अंदर, पार्टनरशिप, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप और प्राइवेट लिमिटेड पार्टनरशिप के बाद उसके अंदर कंपनी वेबसाइट पे जाएगी, वहाँ पे सभी डॉक्यूमेंट अपलोड करेगी। इसके अलावा कंपनी टैक्स अवेलिंग का बेनिफिट लेना चाहती है तो वहाँ पे एक सर्टिफिकेट अपलोड करेगी जो उससे कहाँ से मिलेगा, इंटर मिनिस्टेरियल बोर्ड से। उसके बाद सभी कंडीशंस को वेरीफाई किया जाएगा और अंत में लास्ट में क्या किया जाएगा, नंबर इशू कर दिया जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक इज दैट इज द वेज टू स्टार्टअप फंड। कंपनी स्टार्टअप के लिए अब फंड कहाँ से ले सकती है, जो भी बिजनेस यूनिट है उसको फंड की रिक्वायरमेंट है स्टार्टअप के लिए, तो किस किस सोर्सेज से कंपनी फंड कलेक्ट कर सकती है। तो फर्स्ट पॉइंट इज दैट इज द बूटस्ट्रैपिंग। बूटस्ट्रैपिंग मीन्स ही कैन कलेक्ट फंड फ्रॉम हिमसेल्फ, फ्रॉम हिज पर्सनल सोर्सेज, from his personal sources, his friends और his relatives। मीन्स बेसिकली उसके खुद के ही सोर्सेज रहेंगे अगर कंपनी को फाइनेंस की रिक्वायरमेंट है। नेक्स्ट वन इज अ क्राउड फंडिंग। अगर कंपनी को फंड की रिक्वायरमेंट है तो वो इंटरनेट पे सभी अपनी इंफॉर्मेशन देगी, जो भी पोटेंशियल एंटरप्रेन्योर जो भी इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करना चाहता है स्टार्टअप में तो ही और शी कैन इन्वेस्ट। नेक्स्ट वन इज द एंजल इन्वेस्टमेंट। इसके अंदर कंपनी कहाँ से करेगी, जो कोई भी रिच इन्वेस्टर्स होगा जिसको उसका प्लान अच्छा लगेगा तो उसके अंदर क्या कर देगा, स्टार्टअप स्कीम में या उसके बिजनेस यूनिट में ऑटोमेटिकली एंटरप्रेन्योर के बिजनेस यूनिट में इन्वेस्ट कर देगा। दैट इज द एंजल इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट वन इज द वेंचर कैपिटल, दैट इज द रिस्की कैपिटल। यहाँ पे रिस्की बिजनेस होगा, रिस्की बिजनेस, लेकिन इस व्यू से, इस होप से बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट किया जाएगा कि उसके अंदर पॉसिबिलिटी है प्रॉफिट होने की, ना वेंचर कैपिटल। नेक्स्ट वन इज द इनकम्बेटर और एसिलरेटर। इनकम्बेटर बिजनेस के स्टार्टिंग में फंड इन्वेस्ट करना, स्टार्टिंग में फंड इन्वेस्ट करना, स्टार्टिंग में फंड इन्वेस्ट करना। और एसिलरेटर, एसिलरेटर जब चल रहा होता है मीन्स जब बिजनेस हमारा रनिंग में है, जब हमारा बिजनेस रन कर रहा है तब उसके अंदर क्या करना, फंड इन्वेस्ट करना। तो कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशन जो स्टार्टिंग में करते हैं दैट आर नोन एज द इनकम्बेटर, और जो रनिंग में करते हैं दैट आर नोन एज द एसेलरेटर। नेक्स्ट आर इज द विनिंग कंटेस्ट। इसके अंदर कुछ कंटेस्ट अरेंज कराए जाते हैं हमारे बिजनेसमैन के लिए, एंटरप्रेन्योर के लिए, जो उस कंटेस्ट में सभी एंटरप्रेन्योर अपनी अपनी प्रेजेंटेशन देंगे। जिसकी प्रेजेंटेशन सबसे अच्छी होगी स्टार्टअप इंडिया स्कीम के लिए एलिजिबल, दैट वही एंटरप्रेन्योर रहेगा फाइनली। नेक्स्ट वन इज द बैंक लोन। इन सभी के अलावा बैंक भी लोन देते हैं, जैसे हमारे HDFC बैंक, ICICI बैंक, IDBI बैंक, ये भी हमारे लोन देते हैं हमारी स्टार्टअप इंडिया स्कीम के लिए। नेक्स्ट आर दी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। कुछ हमारी NBFC भी हैं जो हमारे लोन देती हैं हमारी स्टार्टअप इंडिया स्कीम के लिए। गवर्नमेंट ऑफर, ऑब्वियसली गवर्नमेंट ने स्टार्टिंग में 10,000 करोड़ रुपए फिक्स किए थे हमारे स्टार्टअप इंडिया स्कीम के लिए। नेक्स्ट आर द क्विक मनी। इसका मीन्स ऑब्टेनिंग द मनी प्रायर टू डिलीवरिंग द सर्विस। अगर हम बात करें एप्पल या सैमसंग की बात करें तो कस्टमर को सर्विस बाद में देती हैं, प्रोडक्ट बाद में डिलीवर करती हैं, फोन बाद में डिलीवर करती हैं, बट उनसे मनी प्रायर पहले ही कलेक्ट कर लेती हैं। तो क्विक मनी मीन्स गेटिंग फंड प्रायर टू दी सेल ऑफ प्रॉपर्टी। गेटिंग मनी प्रायर टू सेल्स ऑफ प्रॉपर्टी। तो ये कुछ हमारे वेज ऑफ फंड हैं जिसके थ्रू कंपनी क्या कर सकती है, अपने स्टार्टअप इंडिया स्कीम के लिए फंड कलेक्ट कर सकती है। बूटस्ट्रैपिंग के थ्रू, क्राउड फंडिंग के थ्रू, एंजल इन्वेस्टमेंट, वेंचर कैपिटल, इनकम्बेटर, एसिलरेटर, विनिंग कंटेस्ट, बैंक लोन, नॉन बैंक FC कंपनीज, गवर्नमेंट ऑफर एंड थ्रू दी क्विक मनी। लर्नर्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और मुझे कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना कि आपको वीडियो कैसी लगी। Dream, believe, achieve. Look, dream, believe in yourself, and definitely you can achieve your goal. Peace, smile.